हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक नई सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं। ये 4th लेक्चर है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, और इन सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस और कोई भी अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो अब तक मॉडर्न हिस्ट्री में हमने 2 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कवर कर लिए हैं, और उनके टाइम पीरियड पे क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं, जो भी वो सारे के सामने हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 3rd गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, तो 3rd गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे सर जॉन शोर। जो इन गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का टाइम पीरियड है वो आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जस्ट मेन जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि उनके टाइम पीरियड में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं। जैसे सर जॉन शोर के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ कि चार्टर एक्ट स्टार्ट हुए थे इनके टाइम से, और पहला चार्टर एक्ट इनके टाइम पे आया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट चार्टर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास 4 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम दे देंगे, तो आपको बताना है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल के टाइम पे पहला फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, तो फर्स्ट चार्टर एक्ट जो आया था वो जॉन शोर के टाइम पे आया था, और टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कितने चार्टर एक्ट थे। पहला चार्टर एक्ट था 1793, देन 1813, 1833 एंड 1853। ये 4 चार्टर एक्ट आए थे। तो आपको चारों के चारों याद रखने हैं। फर्स्ट और लास्ट भी पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में आया था, तो वो भी ध्यान रखना है। ये चार्टर एक्ट थे क्या? बेसिकली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रेगुलेशन स्टार्ट किया था 1773 से, तो उसके बाद वो रेगुलेशन कंटिन्यू रहा और कुछ ना कुछ चेंज लाते गए, वो टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट करते गए, अमेंडमेंट करते गए। ठीक है, तो उन्हीं का हिस्सा था, उन्हीं पॉलिसीज का जो रेगुलेट करने के लिए बनाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसका ही हिस्सा था ये चार्टर एक्ट्स। तो ये टोटल 4 आए थे, आपको ध्यान रखना है, और ईयर वाइज। और फर्स्ट जो आया था वो सर जॉन शोर की गवर्नरशिप में आया था। देन सेकेंड आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि सर जॉन शोर की गवर्नरशिप में बैटल ऑफ कुर्दला, ये इसको बैटल ऑफ खारदा या बैटल ऑफ खादरा बोल देते हैं, ये बैटल हुई थी, एक इंपॉर्टेंट बैटल है। ठीक है, किसके बीच में हुई थी? निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में हुई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि 1707 में औरंगजेब की जब डेथ हुई थी, औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल रूलर जो है, मुगल एम्पायर, वो डिक्लाइन होने लग गया था, और जितनी भी रीजनल पावर थी, रीजनल पावर लाइक राजपूत, मराठास एंड निजाम, देन उसके बाद मैसूर, ये रीजनल पावर्स का राइज होने लगा था। जब तक दिल्ली से मुगल्स का रूल चल रहा था, तो ये सब रीजनल पावर जो है वो इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो ये माना जाता है कि जैसे ही मुगल का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, और इन मुगल के डिक्लाइन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मराठास ने। सो मराठास वर द नेक्स्ट बिग पावर जो बनना चाहते थे मुगल्स के बाद। ठीक है, तो आपस में इन रीजनल पावर से कंफ्लिक्ट होते रहते थे। तो ऐसा ही एक कंफ्लिक्ट हुआ था मराठा एम्पायर के बीच में। ये सारा मराठा एम्पायर है, मराठा एम्पायर और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में। ठीक है, तो वो कंफ्लिक्ट हुआ था, तो उसमें एक फाइट हुई, वो लड़ाई आपको याद रखनी है। अब हम बहुत सारी बैटल पढ़ेंगे, तो हम इन बैटल्स के, उन्हीं बैटल्स के इन डेप्थ में जाएंगे जहां पे मुझे ये लगेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पूछा जा सकता है। अदरवाइज अगर हम हर बैटल के डेप्थ में जाने लगे तो हिस्ट्री एक नेवर एंडिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, हम इसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जहां पे मुझे लगेगा कि इन डेप्थ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां हम सुपरफिशियली ही काम चला लेंगे। सो सिर्फ आप इतना ही ध्यान रख लेना, ये बैटल जो लड़ी गई थी निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के बीच में 1795 में, तो इसका नाम क्या था और ये किसकी गवर्नर जनरलशिप के टाइम पे हुई थी। देन 3rd जो इम्पोर्टेंट इवेंट हमें याद रखना है जॉन शोर के बारे में, हमने किया था परमानेंट सेटलमेंट। लास्ट क्लास में परमानेंट सेटलमेंट चलाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है, बेसिकली ये क्या था? एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। बाकी और डिटेल के लिए आप इसको लास्ट वाले लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हो अगर आपको नहीं ध्यान है तो। परमानेंट सेटलमेंट एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाया था। इसको प्लान करने में जॉन शोर की इंपॉर्टेंट भूमिका थी। तो एक आपको याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए हु असिस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस इन प्लानिंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, तो आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। ठीक है, देन जो जॉन शोर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था या इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे जो हुआ था, जो पूछते हैं, वो था इनकी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी।
या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। इससे पहले हमने दो गवर्नर जनरल किए हैं, लॉर्ड वार्न हास्टिंग एंड कॉर्नवालिस। इन दोनों की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, मतलब इन लोगों ने काफी सारी फाइट लड़ी और ये चाह रहे थे कि ब्रिटिश एम्पायर का हम कितना ज्यादा एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इन दोनों से हट के अलग सर जॉन शोर की जो पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। वो किसी भी रीजनल पावर के इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ठीक है, तो वो जाएगा सर जॉन शोर। द नेक्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो सर जॉन शोर के टाइम पे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 भी आया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो देख लेते हैं इस एक्ट के। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स होते थे इन एक्ट्स में, लेकिन हमें हर एक एक्ट के वो इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने हैं जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट ये पता चलता है कि एग्जामिनर ने पहले क्या पूछा हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो उससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। अदरवाइज अगर आप एक एक चार्टर एक्ट को डिटेल में पढ़ने लगोगे तो ये बहुत लंबे लंबे चार्टर एक्ट थे, इनके बहुत ज़्यादा प्रोविजंस थे, ठीक है। तो इसका पहला प्रोविजन देखते हैं। पहला प्रोविजन से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, 1773 का जो एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक पोस्ट क्रिएट किया गया और उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन लेती थी जनरली, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी इसमें इंक्लूड होता था इन डिसीजंस में। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उन जो भी डिसीजन लिए जाते थे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता था। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता था। तो जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तो उनकी पहली कंडीशन ये थी कि उनको इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इस पे ओवरराइडिंग पावर्स चाहिए। ये हमने 1786 में देखा था कि इनकी कंडीशंस थी दो। तो उनमें से एक कंडीशन जो ये थी कि उनको ओवरराइडिंग पावर चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर इन सम स्पेसिफिक केसेस, कि अगर कोई स्पेसिफिक केस होता है तो मैं इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिसीजन को बदल सकूं। तो 1793 के एक्ट ने ये जो कंडीशन थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की, ये आगे आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल थे फ्यूचर के उन सब के ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। एक तो ये फीचर था चार्टर एक्ट 1793 का। दूसरा फीचर क्या था, जो 1773 में बॉम्बे और मद्रास इन दो प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट किया गया था, बंगाल के नीचे सबऑर्डिनेट किया गया था, ठीक है। तो उस सबऑर्डिनेशन को और ज्यादा स्ट्रोंग किया गया, ठीक है, और ज्यादा पावर दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, ठीक है, इनको कवर करने के लिए, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी इनको कवर करने के लिए। देन थर्ड प्रोविजन क्या था, जो ट्रेड मोनोपोली दी गई थी कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड मोनोपोली दी गई थी उसको अगले 20 साल के लिए इंप्रूव कर दिया, फर्दर उसमें प्रोविजंस कर दिया कि अगले 20 साल तक इसी कंपनी की ट्रेड मोनोपोली रहेगी यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोविजन क्या था चार्टर एक्ट का, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या होता था कि कंपनी का जितना भी पॉलिटिकल फंक्शन है उस पॉलिटिकल फंक्शन को देखे, ठीक है। इससे पहले ये पॉलिटिकल फंक्शन जो देखते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखते थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को फिर बोल दिया गया कि आप सिर्फ कमर्शियल फंक्शन देखेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम एक नई यूनिट बना रहे हैं जो कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे। इसको हमने बोला था डबल गवर्नमेंट, कि एक डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, ठीक है। ये हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, ये बात उठी कि इनका जो स्टाफ मेंबर है उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी। तो ये बात क्लियर की चार्टर एक्ट 1793 ने कि उनको सैलरी जो दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ये एक और प्रोविजन था चार्टर एक्ट 1793 का। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ये 5 मेन फीचर थे चार्टर एक्ट 1793 के जो सर जॉन शोर की गवर्नरशिप में आया था, ठीक है। इसी के साथ हम ने यहाँ तक जो पढ़ा है तो सर जॉन शोर की गवर्नरशिप यहाँ पे खत्म होती है। और अभी नेक्स्ट गवर्नर जनरल जो हम पढ़ेंगे इंडिया में आए वो थे रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड जो था वो 1798 से 1805 तक रहा। इनके टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था दैट वाज सब्सिडरी अलायंस सिस्टम।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने दिया था, तो ये दिया था रिचर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, एक्चुअल में ये रिचर्ड वेलेस्ली का कंसेप्ट नहीं था, हम उसको आगे पढ़ेंगे किसका कंसेप्ट था ये, लेकिन इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट जो किया था वो रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। किस लिए किया था? जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया पे एक अधिकार है उसको और ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए। इस सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन करने वाला पहला जो स्टेट बना था या पहला जो प्रोविंस बना था वो बना था हैदराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1798 में, ये आपको याद रखना है। देन ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, इसको बोला जाता है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी कहने को, एक्चुअल में ये एक इंटरवेंशन पॉलिसी थी और एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने, अंग्रेजों ने बोला कि ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है, तो इसको एस्टैब्लिश किया था। इसमें होता क्या था बेसिकली इस पॉलिसी में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, नीचे मल्टीपल प्रोविंस थे, P1, P2, P3, मल्टीपल प्रोविंसेस थे इंडिया में, और मल्टीपल किंग्स जो है उन प्रोविंसेस को रूल करते थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला, सपोज ये एक P1 प्रोविंस है, कि हम आपको एक आर्मी बनाएंगे। ठीक है, इस आर्मी को सैलरी जो दोगे वो आप दोगे, और ये आर्मी आपकी प्रोटेक्शन करेगी अगर कोई भी एक्सटर्नल अटैक आपके ऊपर होता है किसी दूसरे किंगडम से, तो ये आर्मी आपकी प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, उसके बदले में आपको इसको पैसा देना होगा। ये एक बेसिक सा सिस्टम था। इसमें और भी फर्दर कुछ फीचर्स थे, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फीचर था सब्सिडरी अलायंस का। ठीक है, कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके एनिमीज से। ठीक है, और आपको एक ब्रिटिश आर्मी मेंटेन करनी होगी अपने यहाँ पे अगर आप सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली कोई भी किंग इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ये एक तरह से एक फोर्सफुल सिस्टम था जो अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट किया था, और मल्टीपल किंग्स को, जो कमजोर राजा थे, उनको उन पे दबाव डाल के उनको ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ज्वाइन करवाया था। देन सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है, मैंने आपको बताया था पहले बेसिकली कि ये अंग्रेजों का आइडिया नहीं था, ये एक फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स। ठीक है, ये इनका आइडिया था, लेकिन ये इसको इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशनाइज नहीं कर पाए, और इसको इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशनाइज किया फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो इसलिए ये बोल दिया जाता है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है लॉर्ड वेलेस्ली का आइडिया था। ठीक है, इसके की पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ इसमें। तो एक तो हमने पढ़ लिया, allies of the Indian state ruler were compelled to accept the permanent garrison of British army within their territory and to pay a subsidy for its maintenance। कि कोई भी राजा जो इसको ज्वाइन करेगा वो अपने यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी रखेगा, और उस ब्रिटिश आर्मी की जो है सैलरी जो है वो अपने यहाँ से देगा। दूसरा, जो भी इंडियन किंगडम या इंडियन प्रोविंस इसको ज्वाइन करेगा या इंडियन रूलर इसको ज्वाइन करेगा, वो किसी भी यूरोपियन पर्सन को या किसी भी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन को अपने यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं बना सकता अदर देन ब्रिटिश। मतलब एक तरह से जो इंडियन रूलर थे उनको बाकी जो यूरोपियन पावर थी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, उनसे दूर करने की एक साजिश थी ये, कि ये इनसे कट हो जाएं और सिर्फ हमारा साथ दें। इससे हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा और ज़्यादा एक्सपेंड होगा, इसलिए किया गया था। तीसरा, कि दे कुड नॉट नेगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। कि अगर किन्हीं दो लोकल किंगडम्स को, एलके में तो लोकल किंगडम 1, लोकल किंगडम 2, अगर किन्हीं दो लोकल किंगडम को भी एक दूसरे के साथ कुछ भी नेगोशिएट करना है तो वो भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। उस नेगोशिएशन के लिए भी उनको गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी। और फोर्थ इसका प्रोविजन था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट आपको रखना पड़ेगा। जो भी लोकल किंगडम या रूलर थे उनकी एक कोर्ट होती थी जिसको इंडियन कोर्ट बोलते थे, कि आपकी कोर्ट में आपको एक ब्रिटिश पर्सन रखना पड़ेगा। वो इसलिए था ताकि ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम सही से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, और कोई भी लोकल किंगडम, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं तो वो जानकारी रखने के लिए ये ब्रिटिशर्स ने कदम उठाया था। तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट होगा हर एक लोकल किंगडम में, जो भी लोकल किंगडम
इस सब्सिडी अलायंस को फॉलो करेगा या एक्सेप्ट करेगा। नाउ क्या क्या हुआ ये सब्सिडी अलायंस आने से या किन किन ने ज्वाइन किया वो देखते हैं। तो निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट विक्टिम, वो इसका पहला विक्टिम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी कोई भी सिस्टम होता है और उसको ज्वाइन करने वाला पहला या उसका जो पहला उससे रिलेटेड जो भी फर्स्ट चीज होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड उसको ज्वाइन करने वाला मैसूर था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली कंपेल्ड द नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। बेसिकली अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी लोकल किंगडम, ऑब्वियस है मल्टीपल लोकल किंगडम्स थे हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो उनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग थे और कुछ वीक थे। तो जो वीक किंगडम थे उनको हमेशा खतरा रहता था कि स्ट्रॉन्ग किंगडम आके उन पे अटैक करेंगे और वो उनके किंगडम को अपने किंगडम में मिला लेंगे। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए जो वीक किंगडम थे या वीक जो लोकल रूलर थे उनको ये अपने साथ मिला लेते थे, ये बात बोल के कि अगर इस स्ट्रॉन्ग वाले लोकल किंगडम ने अटैक किया तो हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी एक आर्मी होगी जो आपसे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। ठीक है, और ब्रिटिश और इंडियन रूलर को भी लगता था कि ब्रिटिश की आर्मी हमारी आर्मी से कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो इस तरह से वो इन किंगडम्स को एक लालच देते थे और सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन करा लेते थे। ये बेसिक सिस्टम था। देन 1802 में पेशवा बाजीराव II, ये मराठा थे। ठीक है, उन्होंने भी इस पॉलिसी को मान लिया। उसके बाद जो दूसरे मराठा थे लाइक भोसले, सिंधियाज, उन सब ने भी इस पॉलिसी को मान लिया। और लास्ट में मराठा कॉन्फेडरेसी रिजोल्व हुई और होलकर जो थे वो लास्ट थे। ठीक है, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को मान लिया और मराठा एक बार इस सब्सिडरी अलायंस के अंडर आ गए, क्योंकि मुगल्स के बाद मैंने बताया कि मराठा ही सबसे बड़ी पावर थी और मराठा ही सबसे बड़ा खतरा थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये मराठा कॉन्फेडरेसी थी जिसमें मल्टीपल रूलर होते थे, किंगडम्स होते थे, उन किंगडम्स में आपस में लड़ाई करवाई, उनको वीक किया और एक एक करके उनको धीरे धीरे सबको ये सब्सिडरी अलायंस जो है वो ज्वाइन करा लिया और इस तरह से उन्होंने मराठास को अपने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी उसमें क्या होता था, कोई भी किंगडम है उसको अपनी सॉवरेनिटी लूज करनी पड़ेगी। सॉवरेनिटी लूज होगी, ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके पास उसकी खुद की आर्मी ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसकी सॉवरेनिटी बचेगी नहीं, तो सॉवरेनिटी लूज करनी पड़ेगी। मतलब उसके पास कोई भी राइट नहीं था सेल्फ डिफेंस का, वो अंग्रेजों के सेल्फ डिफेंस पे निर्भर था, जो भी राजा इसको एक्सेप्ट करता था। किसी भी दूसरे यूरोपियन पावर या लोकल रूलर के साथ वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बना सकता था। ठीक है, किसी भी फॉरेन को एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, फॉरेन एक्सपर्ट को अपने यहाँ पे। ठीक है, और अगर कोई भी सेटलमेंट होती थी किसी डिस्प्यूट की किन्हीं दो नेबरिंग रूलर के बीच में, तो वो भी विदाउट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की परमिशन के वो नहीं कर सकते थे। तो इस सब्सिडरी अलायंस से जो लोकल किंगडम्स है वो कर क्या सकते थे, वो ये कर सकते थे कि अंग्रेजों ने बोला था कि जो आपके इंटरनल अफेयर हैं, कि आप अंदर जो भी करोगे इंटरनल अफेयर हैं, हम उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये भी एक कंडीशन थी सब्सिडरी अलायंस की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको भी फॉलो नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने किंगडम्स के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और रूलर्स को क्या बेनिफिट मिलता था, लोकल रूलर जो वीक होते थे मैंने बताया, ठीक है, उनको ये लगने लग जाता था कि हम लोगों को अब बाहर की किसी पावर से कोई खतरा नहीं है। ठीक है, हम अंदर वाले जितने भी हमारे लोग हैं, पीपल जो हैं हमारे यहाँ पे किंगडम में, उनको हम अपनी मर्जी से कैसे भी रूल कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये फ्रीडम मिल जाती थी, इसलिए वो लोग इसको ज्वाइन कर लेते थे। ठीक है, तो इससे दोनों का मोटिव शो हो रहा था। ब्रिटिशर्स का मोटिव शो हो रहा था कि उनको एक्सपेंशन करना था अपने एम्पायर का, तो सारे के सारे जो किंगडम है वो ब्रिटिश एम्पायर के नीचे आते जा रहे थे, और लोकल रूलर जो वीक थे दूसरे के कंपैरिजन में, उनको ये फायदा मिल रहा था, उनको लग रहा था कि हम अब प्रोटेक्टेड हो गए हैं, हम पे कोई एक्सटर्नल अटैक नहीं कर सकता। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट था दिखने में, लेकिन एक्चुअल में ये लोकल रूलर्स के अगेंस्ट जाता जा रहा था। वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे कैसे ये उनके अगेंस्ट में गया। ठीक है, अब हम बार बार एक टर्म यूज कर रहे हैं, मराठा कॉन्फेडरेसी। तो एक बार इस मराठा कॉन्फेडरेसी को देख लेते हैं कि ये मराठा कॉन्फेडरेसी क्या थी। तो मराठा कॉन्फेडरेसी बेसिकली क्या थी, मराठा एम्पायर को ही बोल देते हैं मराठा कॉन्फेडरेसी। मराठा कॉन्फेडरेसी वाज ए पावर दैट डोमिनेट ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में डोमिनेट करने वाली मुगल्स के बाद अगर कोई पावर थी तो वो मराठास थे। ठीक है, ये एम्पायर स्टार्ट हुआ था
1674 में विद द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, जब शिवाजी राजा बने, ठीक है, एज छत्रपति, उन्होंने जब छत्रपति का टाइटल कोरोनेट किया, वो टाइटल लिया, तब ये मराठा एम्पायर स्टार्ट हुआ था। और ये मराठा एम्पायर खत्म कब हुआ था? इन 1880 विद द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव टू एट द हैंड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब पेशवा बाजीराव टू, जो मराठाज में उस टाइम पे सबसे पावरफुल माने जाते थे, उनको डिफीट किया, तो इस कॉन्फेडरेसी का अंत हो गया, इस एम्पायर का अंत हो गया। मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन आती थे, बेसिकली कौन कौन से छोटे छोटे किंगडम थे मराठा कॉन्फेडरेसी में भी, वो सब मराठास थे, और वो अलग अलग मोस्टली इसी पोर्शन में वो रहते थे। उनमें से इंपॉर्टेंट कौन थे? पेशवाज ऑफ पुणे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, होलकर ऑफ इंदौर, सिंध्याज ऑफ ग्वालियर एंड भोसलेज ऑफ नागपुर। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैचिंग में दे देते हैं। एक तरफ आपके पास ये सारे के सारे होंगे, पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंध्याज, और एक तरफ ये कहाँ पे रूल करते थे वो लिखा होगा। तो आपको मैच करने के लिए दे देते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन आते थे, ये सारे के सारे आते थे। बाकी हम मराठाज को डिटेल में भी पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया का जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें हम मराठा कॉन्फेडरेसी को डिटेल में पढ़ेंगे। देन अगेन दोबारा से आते हैं रिचर्ड वेलेस्ली पे, ठीक है। और क्या हुआ रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट था, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। रिचर्ड वेलेस्ली के जो टाइम पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। इससे पहले हम 3 एंग्लो मैसूर वॉर और पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। आपको एंग्लो जो मैसूर वॉर हुए थे उनमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी। तो 3 ट्रीटी हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर में, ठीक है। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी, और जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ, ये ध्यान रखना है। और इसमें उन्होंने फाइनली डिफीट किया टीपू सुल्तान को, और अब की बार उन्होंने कोई ट्रीटी नहीं की, लाइक पहले 3 में उन्होंने 3 ट्रीटी की थी, तो अब की बार इन्होंने कोई ट्रीटी नहीं की। और जो आर्थर वेलेस्ली, जो ब्रदर थे रिचर्ड वेलेस्ली का, के जो कमांडर थे उस वक्त ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने टीपू सुल्तान को फाइनली मार दिया, ठीक है। तो इस तरह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड हो गया, और मैसूर किंगडम जो है उसको कंप्लीटली सब्जुगेट कर लिया, अपने अंदर ले लिया, और सब्सिडरी अलायंस के तहत लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली ने। इसके साथ आपको 2-3 चीजें ये भी याद रखनी है कि टीपू सुल्तान ने एक ट्री ऑफ लिबर्टी उगाया था श्रीरंगापट्टनम में। ये पूछा जाता है ट्री ऑफ लिबर्टी किसका था, तो टीपू सुल्तान का था। कहाँ पे? श्रीरंगापट्टनम में। और एक इन्होंने जैकोबियन क्लब बनाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैकोबियन क्लब किसने बनाया था, तो टीपू सुल्तान ने बनाया था, और ये श्रीरंगापट्टनम में बनाया था। देन उसके बाद जैसे ही मैसूर किंगडम, जो एक पावरफुल किंगडम था अपने टाइम पे, उसको अंग्रेजों ने अपने अंदर मिला लिया, तो अब नेक्स्ट जो अंग्रेज चाह रहे थे वो मराठाज को चाह रहे थे कि मराठा जो है वो हमारे साथ आ जाए, क्योंकि मराठा सबसे बड़ी पावर थी मुगल के बाद। तो मराठा कॉन्फेडरेसी जो हमने की, ये सारे के सारे, इन मराठा कॉन्फेडरेसी में आपस में भी लड़ाई होती रहती थी। वो लड़ाई इसलिए होती थी कि शिवाजी की डेथ के बाद इनमें लड़ाई ये होती थी कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये पावर की लड़ाई हमेशा ही चलती थी इन सब के बीच में। तो ऐसे ही एक बैटल हुई, बैटल ऑफ पुणे, जो आपको ध्यान रखनी है, रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई 1802 में। ये बैटल्स हुई सिंध्याज एंड पेशवाज की सेना एक तरफ थी और होलकर की सेना एक तरफ थी। तो होलकर जो है उस टाइम पे ज्यादा पावरफुल थे और उन्होंने पेशवाज और सिंध्याज को हरा दिया, और पेशवा जो है वो जाके एक जगह थी बेसिन, वहां पे छुप गई। तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने इनको एक प्रपोजल भेजा कि हम आपके साथ एक ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ बेसन, जो उन्होंने पेशवा बाजीराव टू के साथ की, कि हम अपनी सेना देंगे, ब्रिटिश आर्मी देंगे, और आप जो है होलकर्स पे अटैक कर दो, ठीक है। बेसिकली ये इनकी जो फूट डालो राज करो की नीति थी ब्रिटिशर्स की, ठीक है, वो उस पर ये वर्क करते। तो ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ये भी उसका ही पार्ट था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके टाइम पे हुई थी और किन के बीच में हुई थी, पेशवा बाजीराव टू और वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी।
बैटल ऑफ पुणे किसके बीच में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, किसके राज में हुई थी, ठीक है, और किन के बीच में हुई थी, सिंधिया और पेशवा एक तरफ थे और होलकर्स एक तरफ थे, ठीक है। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव टू का साथ दिया और इनमें आपस में फिर वो लड़ाई चलती रही और अल्टीमेटली क्या होता था, कोई भी लड़ाई होने के बाद मराठास फिर एक दूसरे के साथ बैठ जाते थे और ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और वो इंडिया पे रूल कर लेंगे। तो इन लोगों के बीच में जो सुलह है वो भी जल्दी से हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग फिर से एक हो गए, जो मराठाज हैं कुछ टाइम के बाद फिर से एक हो गए और इन्हें लगा कि अंग्रेज हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था वो हम पढ़ चुके हैं, वो हुआ था लॉर्ड वॉर्न हास्टिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड वॉर्न हास्टिंग के टाइम पे हमने पढ़ा था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ठीक है। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ये एक 20 ईयर्स की पीस ट्रीटी थी जो अंग्रेजों और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो हुआ लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, ठीक है। इस मराठा वॉर में क्या हुआ, सिंधियाज की डिफीट हो गई, ठीक है, और साथ में भोसलेज की और होलकर्स की, ये सब लड़े थे इकट्ठा होके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मराठास में आपस में भी वॉरफेयर चलता रहता था पावर के लिए, लेकिन जब वो उनको कुछ टाइम के बाद उनको समझ में भी आ जाता था कि हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं तो कुछ नहीं हासिल होगा, हम ऐसा करें कि इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़े। तो जब ऐसा होता था, उनको लगता था हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना चाहिए, तो फिर से एंग्लो मराठा वॉर हो जाते थे, अदरवाइज उनकी पर्सनल डिस्प्यूट आपस में चलती रहती थी, ठीक है। तो ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ और इसमें फिर से मराठा डिफीट हो गए। पहले में भी मराठास डिफीट हुए थे, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। एक थी ट्रीटी ऑफ देवगांव, ये 1803 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, भोसलेज वर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देन ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, ये 1805 में हुई थी, ये हुई थी सिंधियाज वर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा, मोस्टली ये नहीं पूछते कि ट्रीटी किसके बीच में हुई थी, वो ये पूछेंगे कि ये दोनों ट्रीटी कौन सी बैटल का पार्ट थी। मोस्टली क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ट्रीटी ऑफ देवगांव वाज अ पार्ट ऑफ विच बैटल, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटीज आपको इस तरह से याद रखनी है कि कौन सी बैटल का ये पार्ट है, ठीक है। मोस्टली ट्रीटीज को इसी वे में पूछा जाता है आपको, या फिर आपको ट्रीटी दे देंगे, कोई भी 4 ट्रीटी दे देंगे और उनके सामने बैटल लिख देंगे, ठीक है। उन ट्रीटीज को आपको मैच करना है कि कौन सी ट्रीटी कौन सी बैटल में हुई थी। डन, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। और क्या हुआ रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। 1801 में इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी फॉर्म किया। वो कैसे फॉर्म किया था, वहां पे उस टाइम पे मद्रास की वाली जगह पे 2 किंगडम होते थे, किंगडम ऑफ तंजौर और किंगडम ऑफ कर्नाटक। वो उन्होंने उनका अनेक्स कर लिया था, उनको जीत लिया था और वहीं से उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी थी 1801 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी किसकी गवर्नर जनरलशिप में बनी थी, तो रिचर्ड वेलेस्ली की गवर्नरशिप में बनी थी। इनके बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखना है, इनके टाइम पे एक पर्सन थे लॉर्ड लेक, ठीक है। ये पर्सन का नाम है लॉर्ड लेक। तो उन्होंने बैटल ऑफ दिल्ली लड़ी 1803 में। तो ये पूछा जाता है बैटल ऑफ दिल्ली किसके टाइम पे हुई थी, तो अगेन रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुई थी, ठीक है। कमांडर कौन था बैटल ऑफ दिल्ली का, लॉर्ड लेक। इन्होंने क्या किया इस बैटल में, दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया, ठीक है। मुगल एम्पायर वाज पुट अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। इस टाइम पे यहाँ पे मुगल्स का ही रूल था उस टाइम पे, ठीक है। मुगल्स का जो बेसिक रूल था वो 1707 में वीक हुआ था औरंगजेब की डेथ के साथ, लेकिन जो अल्टीमेटली खत्म हुआ वो 1857 में हुआ था, ठीक है। तो 1857 तक तो ये रूल चलता ही रहा था, वीक रूल था लेकिन चल रहा था, ठीक है। तो दिल्ली और आगरा जो मुगल रूल के अंदर थे, तो उस मुगल एम्परर से उन्होंने ब्रिटिश ने उनको ले लिया और जो मुगल एम्परर थे उनको अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया था। तो ये बैटल भी आपको ध्यान रखनी है, बैटल ऑफ दिल्ली। देन इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये रिचर्ड वेलेस्ली थे ये अपने आप को डिस्क्राइब करते थे कि आई एम द बंगाल टाइगर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू, विच गवर्नर जनरल इज डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द बंगाल टाइगर, तो आंसर हो जाएगा रिचर्ड वेलेस्ली, ठीक है। तो ये सारे के सारे इवेंट हमने पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो रिचर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुए हैं। ऐसे तो बहुत सारे
इवेंट और भी हुए होंगे इनके टाइम पे, लेकिन अगर ऐसे हम एक एक गवर्नर जनरल को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक बैटल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिलेबस कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और जितने इवेंट हम कवर कर सके थे उतने इवेंट हमने कर लिए हैं, ये सफिशियंट है। रिचर्ड वेलेस्ली के बारे में अगर आपको इतना पता है तो वो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो इस लेक्चर्स को हम यहीं ओवर करते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर पाएंगे। एक फॉल्ट हो रखा था, उसको हमने इंप्रूव कर लिया है, अब बेल आइकन प्रेस हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। वीडियो लाइक अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।